नमस्कार, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक मैंने रन किया था उत्तक विज्ञान अर्थात एस्ट्रोलॉजी, उसका शेष भाग जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सभी साथियों से निवेदन की वीडियो को देखें और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें ताकि हम लोग इस टॉपिक को बढ़िया लेवल पर रन कर सकें। और अभी मैं उत्तक का अगला भाग जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ आपके क्लास के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है उत्तक एस्ट्रोलॉजी। तो सभी साथियों से निवेदन कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर जो है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में उत्तक नाम का जो टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए आप स्टिमुलेट करें और एक दूसरे को भेजते रहें ताकि सभी दोस्त मित्र जो है वीडियो को देखें और फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। ठीक, तो हम लोग बिना देरी किए टॉपिक को रन कर रहे हैं। उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी के अंदर मैंने आपको विभजोतक उत्तक जो है वो स्टार्ट करवाया था, स्थायी उत्तक वगैरह एक चार्ट बनवाया था मैंने आपसे। तो उस चार्ट के आगे का जो भाग है वो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे पादप उत्तक नाम से, प्लांट टिश्यू नाम से, और उसमें मैं आपको बता रहा था विभजोतक उत्तक के बारे में, ठीक है ना। विभजोतक उत्तक, तो दोस्तों याद रखो विभजोतक उत्तक का सीधा सीधा अर्थ है लगातार विभाजित होने वाला उत्तक। वह उत्तक जो लगातार विभाजित होता है उसे विभजोतक कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन में सिंपल लिखूंगा, लगातार विभाजित होने वाला उत्तक। वह उत्तक जो लगातार विभाजित होता है उस लगातार विभाजित होने वाले उत्तक को हम विभजोतक उत्तक कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। लगातार विभाजित होने वाले उत्तक को विभजोतक कहते हैं। अब समझिए, विभजोतक उत्तक को हम तीन भागों में बांटते हैं। नंबर एक, शीर्षस्थ विभजोतक। शीर्षस्थ विभजोतक नाम से पता चल रहा है कि शीर्षस्थ विभजोतक का काम क्या है? पादप के शीर्ष भाग में वृद्धि। अब शीर्ष भाग का मतलब हम सिर्फ ये न समझें कि शीर्ष भाग में वृद्धि का मतलब है कि पादप के सिर्फ तने के शीर्ष भाग में वृद्धि, नहीं। शीर्ष भाग पादप का, तने का शीर्ष भाग भी हो सकता है और जड़ का शीर्ष भाग भी हो सकता है। तो जड़ और तने दोनों के शीर्ष भाग में वृद्धि हमेशा कौन सा उत्तक करवाएगा? शीर्षस्थ विभजोतक करवाएगा। तो मैं इसमें सिंपल भाषा में लिखूंगा, जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में वृद्धि हेतु जिम्मेदार। तो जड़ और तने के शीर्ष भाग में वृद्धि हेतु जिम्मेदार जो उत्तक होता है उस उत्तक को हम विभजोतक उत्तक के नाम से जानते हैं। यानी जड़ और तना इन दोनों के शीर्ष भाग में वृद्धि के लिए जिम्मेदार उत्तक इसे माना जाता है। तो जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में वृद्धि हेतु जिम्मेदार शीर्षस्थ विभजोतक होता है। अब जो वृद्धि पहले होती है हम उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि। तो मैं सिर्फ एक लाइन और लिखूंगा, प्राथमिक वृद्धि हेतु जिम्मेदार। अब प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी वृद्धि जो सिर्फ पादप को ऊंचाई की तरफ लेके जाती है, सिर्फ ऊंचाई में वृद्धि करवाती है, उसे प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। तो पादप में प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार जो उत्तक होता है उसे हम क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभजोतक कहते हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि प्राथमिक वृद्धि यानी सिर्फ ऊंचाई में वृद्धि। अब ऊंचाई में वृद्धि कौन करता है? गेहूं, सिर्फ ऊंचाई में वृद्धि। चावल, ऊंचाई में वृद्धि। गन्ना, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, है ना, और खजूर, है ना। तो ये जितने भी प्रकार के पादप जो मैंने अभी बोले ये सिर्फ हमेशा क्या करते हैं? सिर्फ ऊंचाई में वृद्धि करते हैं, यूं करके। तो हमेशा इनको क्या बोलूंगा मैं? प्राथमिक वृद्धि। और ये सभी पादप एक बीजपत्री पादप होते हैं अर्थात मोनोकोट होते हैं। तो किसी भी पादप में जब आप सिर्फ एक तना देखते हैं, सिंगल एक तना, और वो भी ऊंचाई में, तो हमेशा उसे क्या बोलते हैं? एक तने वाले पादप, प्राथमिक वृद्धि वाले पादप, एक बीजपत्री पादप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मैं लिखूंगा कि एक बीजपत्री मोनोकोट, एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक वृद्धि हेतु जिम्मेदार। एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक वृद्धि हेतु जो जिम्मेदार उत्तक होता है उस उत्तक को हम क्या कहते हैं? तो एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक वृद्धि हेतु जिम्मेदार उत्तक को हम कहते हैं कि यह शीर्षस्थ विभजोतक जो है ये काम करता है, ठीक है ना। तो एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक वृद्धि, है ना, तो ये बात याद रखें। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल सेट करूं तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे?
तो आप खुद जानते हैं गेहूं, है ना, और मैं कह सकता हूं कि चावल, मैं कह सकता हूं गन्ना, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, है ना, गेहूं, मक्का, गन्ना, जौ, ज्वार, बाजरा, खजूर आदि, है ना। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सिर्फ क्या करते हैं, ऊंचाई में वृद्धि करते हैं, लगातार इस प्रकार की ग्रोथ करते हैं। तो इस प्रकार की वृद्धि करने वाले पादपों को हम हमेशा क्या बोलते हैं कि ये शीर्षस्थ विभजोतक के वजह से प्राथमिक वृद्धि करते हैं। और एक बात याद रखें कि जो एकबीजपत्री पादप हैं इनमें काष्ठ का निर्माण नहीं होता, लकड़ी अर्थात काष्ठ नहीं बनती, क्योंकि ये सिर्फ ऊंचाई में वृद्धि करते हैं ना, तो इनमें किसी भी प्रकार से काष्ठ का निर्माण नहीं होता, अर्थात लकड़ी का निर्माण इनमें हम बहुत कम देखा करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब नंबर दो है हमारे पास पार्श्वीय विभजोतक। पार्श्वीय विभजोतक, अब पार्श्वीय विभजोतक को हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लेटरल मेरिस्टेम, अर्थात पार्श्व, साइड वाले भागों की बात हो रही है। पार्श्व का मतलब ही साइड भाग होता है, अर्थात मतलब जो परिधीय भाग है उसकी बात हो रही है। तो पार्श्व का मतलब हो गया परिधि यानी कि साइड, परिधि का मतलब हो गया मोटाई, चौड़ाई आदि, इन बिंदुओं पर हम बात करते हैं। तो पार्श्व विभजोतक का काम क्या है, जड़ तथा तने की पार्श्वीय भाग में वृद्धि, अर्थात तने की परिधि या मोटाई में या चौड़ाई में वृद्धि, है ना। तो जब इसके लिए कोई उत्तक जिम्मेदार होता है तो हम इस प्रकार के उत्तकों को क्या कहते हैं कि ये उत्तक तो जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्श्वीय विभजोतक होते हैं। अर्थात पार्श्वीय विभजोतक जो है जड़ और तने की परिधि में वृद्धि करता है, मोटाई में वृद्धि करता है, चौड़ाई में वृद्धि करता है। पादप को सिर्फ ऊंचाई में नहीं लेकर जाता, ये साइड में भी लेके जाता है, टहनियाँ निकालता है साइड में, और पादप के तने को मोटा बना देता है, लकड़ी का निर्माण कर देता है। तो यह उत्तक जो है वो कौन सा उत्तक होता है, पार्श्वीय विभजोतक। अब हम नाम से पता चलता है कि पहले तो प्राथमिक, अब द्वितीयक। तो चौड़ाई में वृद्धि कौन सी वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। तो मैं लिखूंगा पादपों के द्वितीयक वृद्धि हेतु जिम्मेदार, यह पादपों में द्वितीयक वृद्धि हेतु जिम्मेदार है। अब शीर्षस्थ प्राथमिक वृद्धि के लिए, पार्श्वीय द्वितीयक वृद्धि के लिए, है ना। अब जो प्राथमिक वृद्धि वो एक बीजपत्री में है, तो द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि कौन सा उत्तक करता है, तो पार्श्वीय विभजोतक करता है। द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि अर्थात मोटाई में वृद्धि कर देता है। अब द्विबीजपत्री पादप कौन से होंगे, वो पादप होंगे जिन पादपों के अंदर क्या बनेगा, लकड़ी बनेगा, अर्थात काष्ठ का निर्माण होगा। मतलब काष्ठ का निर्माण होगा, लकड़ी का निर्माण होगा। तो काष्ठ का निर्माण होना यह द्विबीजपत्री पादपों की मूल विशेषता हुआ करती है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स बहुत सेट कर सकते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि लकड़ी जो है वो किस प्रकार के पादपों में बनती है, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लकड़ी बनती है, वुड बनती है, काष्ठ का निर्माण होता है। तो अगर हम बेसिक लेवल में इसकी चर्चा करें तो मैं बता सकता हूं कि एक तो कपास, कपास में लकड़ी का निर्माण होता है ना, कपास है। और किस में लकड़ी बनती है, चने में लकड़ी बन जाती है, अंदर उसमें काष्ठ का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे वृक्ष जैसे नीम, है ना, जैसे शीशम, जैसे बबूल, जैसे आम, आप इस प्रकार से कितने भी प्रकार के पादप जो है वो सेट कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत है, जैसे दलहनी पादप, जितने भी दलहनी पादप हैं इन सभी पादपों के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है। और यह द्वितीयक वृद्धि कौन करता है, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पार्श्वीय विभजोतक करता है ना, जिनसे साइड में टहनियाँ निकलती हों, जो एक बड़ा घना वृक्ष बनता हो, जिसके अगर तने को तोड़ो तो बीच में लकड़ी हो, तो वो सारे पादप कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं। और उन सभी द्विबीजपत्री पादपों में जिनके तने को तोड़ने से भीतर लकड़ी का निर्माण होता है, उनमें द्वितीयक वृद्धि कौन सा उत्तक करवाता है, पार्श्वीय विभजोतक उनमें द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बहुत अच्छा जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट होता है। अब हम इसके अंदर 2-3 बातें और ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा अगर ये सारा मैटर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो मैं पार्श्वीय विभजोतक को इरेज करके इसके अंदर एक सेट और बना देता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है।
ताकि आप इस बात को समझ पाएँ कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पार्श्व विभेदक किस प्रकार के पादपों में काम करते हैं? द्विबीजपत्री। पहली लाइन पादप कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री पादप होते हैं। नंबर 2 लाइन, द्विबीजपत्री पादपों में वृद्धि कौन सी होती है? द्वितीयक वृद्धि। आप सीधा याद रखें, द्वितीयक वृद्धि होती है। अच्छा, उत्तक कौन सा है? उत्तक आप जानते हैं पार्श्व विभेदक है। पार्श्व विभेदक द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि करता है। ठीक भाई, अब जो द्वितीयक वृद्धि करता है तो वहां पर बनता है द्वितीयक जाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बनता है? द्वितीयक जाइलम, सेकेंडरी जाइलम बनता है। और द्वितीयक जाइलम जो होता है, उसी द्वितीयक जाइलम को हम कहते हैं कैम्बियम, या इससे कैम्बियम का निर्माण होता है, और कैम्बियम को हम हिंदी में कहते हैं एधा। और यही कैम्बियम या एधा वास्तव में क्या होता है? काष्ठ या लकड़ी होता है। तो अगर हम इस जगह की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन सेट हो रही है कि पार्श्वीय विभेदक द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर द्वितीयक वृद्धि के दौरान द्वितीयक जाइलम का निर्माण करता है, और इस द्वितीयक जाइलम से कैम्बियम या एधा का निर्माण होता है, और इसी कैम्बियम या एधा को हम क्या कहते हैं? काष्ठ या लकड़ी कहते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या बनेगा? काष्ठ का निर्माण होना किस प्रकार के पादपों की मूल विशेषता है? द्विबीजपत्री। काष्ठ का निर्माण होना द्विबीजपत्री पादपों में कौन सी वृद्धि का संकेत है? द्वितीयक वृद्धि। काष्ठ का निर्माण होना द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि का संकेत है। यह किस प्रकार का पदार्थ बनाती है? द्वितीयक जाइलम। अब द्वितीयक जाइलम अर्थात काष्ठ का निर्माण होना किस प्रकार के उत्तकों का मूल कार्य है? पार्श्वीय विभेदक। तो लाइन एक ही है, हम इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा कि पार्श्वीय विभेदक द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि के दौरान द्वितीयक जाइलम का निर्माण करता है, और इसी से कैम्बियम या एधा का निर्माण होता है, और अंततः काष्ठ या लकड़ी बनती है। तो ये मैंने आपको पार्श्वीय विभेदक करवा दिया, और अब मैं चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट और हम लोग इसमें पढ़ें, ताकि पार्श्वीय विभेदक की मूल जो विचारधारा है वो हमें थोड़ा सा और क्लियर हो सके। तो थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस और इसका ले लेते हैं। कैसे? समझ लीजिए, हम लोगों ने देखा है कि पादप जो होते हैं ना, वो जब वृद्धि करते हैं चौड़ाई में, तो उनके अंदर इस प्रकार से रिंग बन जाते हैं, ऐसे घेरे बन जाते हैं पादपों के अंदर, है ना। कई घेरे अधिक गहरे होते हैं, जहाँ पर कोशिकाओं का समूह ज़्यादा होता है। ये गहरे काफ़ी काले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं का समूह जो है वो ज़्यादा और अधिक गहरा बन जाता है। तो क्योंकि ये सर्दी के समय बनते हैं, इसलिए इन घेरों को हम कहते हैं सर्द वलय। ठीक, कुछ होते हैं यहाँ पर कोशिकाएं थोड़ी हल्की होती हैं, इस वजह से ये घेरे थोड़े गहरे नहीं होते, कम गहरे रहते हैं। तो ये तब होते हैं जब पादप ग्रोथ ज़्यादा करता है, और पादप ग्रोथ ज़्यादा करते हैं बसंत ऋतु में, जब मतलब बारिश ज़्यादा होती है। तो इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग रिंग अर्थात वसंत वलय। अब हम जानते हैं कि शरद वलय और वसंत वलय सीजन के हिसाब से बनते हैं लकड़ी के अंदर, बहुवर्षीय पादपों के अंदर, क्योंकि ऐसा लकड़ी का बनना ये बहुवर्षीय पादपों के अंदर देखा जाता है, और इन्हें हम बहुवर्षीय पादप कहने के साथ साथ हम इन्हें बहुवर्षीय वृक्ष कहेंगे। तो वृक्षों के अंदर ऐसा मूल रूप से देखा जाता है। क्योंकि ये साल में एक ही बार ऐसा होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? वार्षिक वलय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं पूछूंगा कि वसंत वलय, शरद वलय, वार्षिक वलय, वास्तव में ये जो सिस्टम होता है, ये परिधि में जब वृद्धि होती है तो ही ऐसा होता है। तो परिधि में वृद्धि करता कौन है? पार्श्वीय विभेदक। तो पार्श्वीय विभेदक जब परिधि में वृद्धि करवाता है, तो पादप की बहुवर्षीय वृक्षों के अंदर जब हम तने को काटते हैं तो हम अंदर देखते हैं किस प्रकार से वलय बनते हैं, जो वर्ष में एक बार बनते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? वार्षिक वलय। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, ऐसे हमने वृक्षों की वर्षों की हमने निर्धारण कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वार्षिक वलय को देखकर हम क्या पता लगा सकते हैं? वृक्ष की आयु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? वार्षिक वलय के आधार पर, एनुअल रिंग के आधार पर
वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी वृक्ष की अर्थात बहुवर्षीय वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो वार्षिक वलय के आधार पर हम बहुवर्षीय वृक्ष की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। और वृक्ष की आयु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं, इसे हम कहते हैं डेंड्रोकोलॉजी। वृक्ष की आयु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वृक्ष की आयु का अध्ययन करना डेंड्रोकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु का अध्ययन डेंड्रोकोलॉजी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये हमने पार्श्वीय और शीर्षस्थ विभजोतक के ऊपर हमने बेसिक एनालिसिस किया। और अंतिम 2-3 लाइनें जो है मैं आपको और बता रहा हूँ, वो जो है वो संबंधित हैं आपके अंतर्विष्ट विभजोतक से। तो मुझे लगता है कि ये जो बात है वो अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और मैंने वीडियो को टॉपिक को पूरा बनाने की भी कोशिश की, क्योंकि कमेंट में मैंने पढ़ा था कि किन्हीं बच्चों ने बोला था कि टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट एनालिसिस के माध्यम से करवाया जाए। तो मैंने भरपूर प्रयास किया है आप लोगों को सही जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये बिंदु आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपके फ्यूचर के लिए जो है ये सही साबित हो सकते हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजना, क्योंकि उत्तक नाम का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस जगह से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस इतने अच्छे वीडियो को जो है हम लोग भूल जाएं, चूक जाएं। तो प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी बालक बालिकाएं हैं, वो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। हो सकता है 1% आपके पेपर में मिल जाए, है ना। और बाकी तो देखें जितने भी जनरल अवेयरनेस के विद्यार्थी हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ अंतिम विभजोतक की, जिसका नाम था अंतर्विष्ट विभजोतक। तो अंतर्विष्ट विभजोतक जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अंतर्विष्ट विभजोतक अर्थात इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे ये पादप है, ये पादप का तना है, ठीक है। यहाँ से टहनियाँ निकली, यहाँ से ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, ऐसे साइड में ग्रोथ करेगा, फिर ऐसे करके ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। तो हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये परव संधि वाले कोमल भाग हैं। परव संधि वाले कोमल भाग, है ना। ये मुख्य तना है, ये पार्श्व शाखाएं हैं और ये परव संधि वाला कोमल भाग है। तो अगर मैं इस भाग की बात करता हूँ, यहाँ इस भाग की बात अगर मैं करूँ, तो ये जो संरचना है ना, इसको हम कहते हैं परव संधि वाला कोमल भाग। और यहाँ पर कौन सा उत्तक है? तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर अंतर्विष्ट विभजोतक है, ठीक है ना। किसी कारण से सपोज करो कि किसी शाकाहारी जंतु ने या किसी कारण से आपने इस भाग को यूं काट दिया, तो क्या काटने के उपरांत ये भाग मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ये भाग पुनः वृद्धि करेगा। और कहाँ से वृद्धि करेगा? इस भाग से। इस भाग से नई टहनियाँ यूं करके निकलेंगी और पादप फिर से वृद्धि करेगा। तो जब पादप के कटने के उपरांत वो दोबारा वृद्धि करता है परव संधि वाले कोमल भाग से, तो वहां पर कौन सा उत्तक काम करता है? अंतर्विष्ट विभजोतक काम करता है। तो ये लाइन अपने को याद रखना है कि अंतर्विष्ट ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, तो किसका शेष भाग है? तो अंतर्विष्ट शीर्षस्थ का शेष भाग है। बहुत अच्छा लाइन है ये। अंतर्विष्ट शीर्षस्थ का शेष भाग है। और अगर हम आगे बात करें अंतर्विष्ट विभजोतक के बारे में, एक तो यह शीर्षस्थ का शेष भाग है और दूसरा पादप के कटने के उपरांत पुनः वृद्धि हेतु जिम्मेदार है। पादप जब कट जाता है किसी कारण से, तो उसकी दोबारा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो उत्तक होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट विभजोतक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है ना। पादप के कटने के उपरांत उसकी पुनर्वृद्धि हेतु जिम्मेदार उत्तक जो है, उस उत्तक को हम अंतर्विष्ट विभजोतक अर्थात इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। और अब मैं आपको बता दूं इसका एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसका है दूब घास। दूब घास इसका उदाहरण है। नंबर 2 हम इसमें पढ़ सकते हैं धनिया, इसका उदाहरण। धनिया को काटते रहो, दोबारा वृद्धि होती रहेगी, है ना। नंबर 3 हम इसमें पुदीना जो होता है वो इसके एग्जाम्पल में सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे करते करते बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे पादप हैं। लगभग पादप ऐसे होते हैं जिनको अगर ऊपर से काटा जाए तो साइड से दोबारा वृद्धि कर ही लेते हैं और परव संधि वाले कोमल भाग से पुनर्वृद्धि करते हैं। तो यहाँ हमेशा कौन सा उत्तक जिम्मेदार होगा? तो याद रखें यहाँ पर होगा अंतर्विष्ट विभजोतक। तो अगर आप लोगों ने अभी का इस वीडियो को आपने बढ़िया तरीके से देख लिया हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को आज वाली क्लास में जो है
उत्तक जो करवाया है वो है विभजोतक, और विभजोतक उत्तक को मैंने पूर्ण रूप से आपको समझा दिया कि शीर्षस्थ होता है, पार्श्वीय होता है और अंतर्विष्ट होता है। और मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को आप बढ़िया तरीके से पढ़ लें, समझ लें, इसके नोट्स बना लें, और कल मैं आपको स्थायी उत्तक के बारे में शेष जो है चर्चा करके बताऊंगा। तो सभी साथियों से मेरा फिर से निवेदन कि इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर जरूर करें, ताकि उत्तक टॉपिक से संबंधित डाउट सब बच्चों के क्लियर हो सकें। फिर भी अगर आपको लगता है कि उत्तक से संबंधित कोई प्रश्न आपका बाकी है तो आप मुझसे बात करें, मुझसे पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और मैं पूर्ण रूप से मेहनत करूँगा कि आप लोगों के उस डाउट को भी क्लियर कर सकूँ। और निकट भविष्य में कुछ और नए टॉपिक्स मैं लेके आऊँगा, और उसमें भी कंप्लीट आपको टॉपिक करवाने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। इससे पहले भी मैंने कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट बच्चों को करवाने की कोशिश की है। तो YouTube पर खूब शेयर करो वीडियो को, और YouTube परिवार को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और हमें खूब सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ आप सभी के लिए अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।